तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रिजवान खालिद और आप सब देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज 786। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे और जितने भी लोग बीमार हैं, परेशानी में हैं, अल्लाह ताला उन सब के लिए आसानियां फरमाए। आज का वाकया बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। तो जल्दी से अपने आसपास इसार बांध लें और आयतल कुर्सी पढ़ लें, क्योंकि कहा जाता है कि जब इन मखलूकात का जिक्र होता है तो ये बड़ी दिलचस्पी से आपके करीब आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। आज का वाकया आमना ने भेजा है, जो कि कराची की रहने वाली हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, मेरा नाम आमना है और मैं कराची की रहने वाली हूँ। वाकया शेयर करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं और मेरे तमाम घर वाले आपकी स्टोरीज को बहुत शौक से सुनते हैं और आपकी हर एपिसोड का शिद्दत से इंतज़ार करते हैं। जो वाकया मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये वाकया मेरे साथ 2010 में पेश आया था। ये तब की बात है जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी। उन दिनों मैं कराची में ही अपनी फुप्पो के घर रहने गई हुई थी, जिनका घर कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में है। तब रमज़ान का महीना चल रहा था और रमज़ान का दूसरा अशरा ख़त्म होने को था। मेरी फुप्पो की बेटी, जो कि मेरी हम उम्र है, जब वो अफ्तारी पर हमारे घर आई थी तो मेरे अम्मी अब्बू से बहुत इसरार करके गई थी कि आमना को हमारे घर रहने के लिए भेजें ताकि कुछ रोज़े हम एक साथ रख सकें। इस पर मेरे अम्मी अब्बू ने उससे वादा किया था कि हम आमना को आपके घर ज़रूर भेजेंगे। वीक का स्टार्ट था और उस वीकेंड पर हमारी फुप्पो के घर अफ्तारी थी, इसलिए मेरे अब्बू ने ऑफिस जाते हुए मुझे मेरी फुप्पो के घर छोड़ दिया। मेरा इरादा था कि जब मेरे घर वाले अफ्तारी पर यहाँ आएंगे तब वापसी पर मैं उनके साथ ही वापस आ जाऊंगी। इस तरह मैं 4-5 दिन अपनी फुप्पो के घर भी रह लूंगी और मेरी कज़न भी खुश हो जाएगी। मेरी फुप्पो की एक ही बेटी है जिसका नाम उज़्मा है। उनकी और कोई औलाद नहीं है। फुप्पो के घर के बारे में बताती चलूं कि मेरी फुप्पो का घर काफ़ी भारी है। भारी से मुराद जिस जगह जिन्नात रहते हों या किसी भी किस्म की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ महसूस की जाती हों, हम उस जगह को भारी कहते हैं। अब तक मेरी फुप्पो के घर में बहुत अजीबो गरीब वाक़यात पेश आ चुके हैं। कभी उनके घर का टीवी खुद ब खुद चलने लगता है और कभी उनकी चीज़ें गायब हो जाती हैं जो लाख ढूंढने पर भी नहीं मिलती, और आखिर में ऐसी जगह से मिलती हैं जहां पहले देखने पर भी वो चीज़ मौजूद नहीं होती। मेरी फुप्पो के घर रहने वाले जिन्नात ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। अक्सर मेरी फुप्पो कहती हैं कि उनके घर में रहने वाले जिन्नात शरारती हैं जो आए दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जिस घर में फुप्पो रहती हैं वो घर उन्होंने बना बनाया लिया था, और जब वो इस घर में रहने लगे तब उन्हें वक्त के साथ साथ पता चलता गया कि यहाँ कोई और भी रहता है जो इंसानों में से नहीं है। उनके सहन में एक जामुन का दरख्त भी है जो कि काफ़ी पुराना है। अक्सर उस दरख्त से अजीब किस्म की आवाज़ें सुनी जाती हैं। वो आवाज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान को फ़ौरन अपनी तरफ माइल करती हैं। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगी कि कभी अचानक घर वालों को महसूस होने लगता है जैसे सहन में साथ वालों के घर से कोई बच्चा आ गया है जिसे अब बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा और वो बाहर निकलना चाहता है। ये एक ऐसी आवाज़ है जो कोई भी सुन ले तो फ़ौरन सहन की तरफ भागे कि वहाँ कोई मासूम बच्चा फंस गया है जो खौफ की वजह से सहमा हुआ है, जबकि ऐसा नहीं होता। ये सब जिन्नात की तरफ से किया जाता है, जो अक्सर तब करते हैं जब उनके घर मेहमान आते हैं। ऐसे बहुत से वाक़यात हैं जो मेरी फुप्पो के घर से जुड़े हैं। अगर ऑडियंस ने चाहा तो मैं वो भी ज़रूर शेयर करूँगी। अभी मैं अपने वाक़े की तरफ आती हूँ। मुझे फुप्पो के घर गए हुए 3 दिन हो चुके थे। रमज़ान के वो दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे। मैं और उज़्मा सहरी तक जागते थे और आपस में खूब बातें करते थे। जिसके बाद सहरी का वक्त हो जाता था, फिर हम फुप्पो को जगाते थे और मिलकर सहरी बनाते थे। सहरी के बाद जब हम सोने लगते तो हल्की रोशनी हो जाती थी, और जब हम नींद से जागते थे तब दोपहर के 2 बज रहे होते थे। अफ्तारी पर भी मैं और उज़्मा फुप्पो के साथ मिलकर मज़े मज़े की चीज़ें बनाते थे, और जब अफ्तारी मोहल्ले में बांटने का वक्त होता था तब हमें घर घर जाते हुए बहुत अच्छा लगता था। एक रोज़ सहरी के वक्त फुप्पो ने बताया कि आज हम सबकी अफ्तारी उज़्मा के अब्बू के दोस्त के घर है। जिनके घर अफ्तारी थी मैं उस फैमिली को पहले से जानती थी। उज़्मा के घर उनका बहुत आना जाना था क्योंकि उज़्मा के फादर और वो अंकल बचपन के दोस्त थे।
असल में उनके 12 साल के बेटे ने कुरान मजीद हिफ्ज किया था और उसी रात उनकी बड़ी बेटी की दुआए खैर भी थी, जिसकी वजह से उन्होंने एक छोटा सा इवेंट रखा था जिसमें सब करीबी लोगों को दावत देकर अफ्तारी और खाने का एहतमाम किया गया था। उस दिन उज़्मा के फादर ऑफिस से वापसी पर डायरेक्ट उनके घर चले गए थे क्योंकि उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर काम वगैरह करवाने थे, जबकि मैं, उज़्मा और फुप्पो अफ्तारी से कुछ देर पहले उनके घर पहुंचे थे। अफ्तारी करने के बाद मैंने और उज़्मा ने फुप्पो से जिद की कि हम वापस जाना चाहते हैं क्योंकि वहां पर उनके काफ़ी मेहमान आए हुए थे। मैं और उज़्मा बैठे बोर हो रहे थे। उनके कुछ मेहमान ऐसे थे जो रात को आने थे, जिसकी वजह से उनका ये इवेंट भी लेट था। पहले तो फुप्पो ने काफ़ी रोका कि बैठे रहो, ऐसे अच्छा नहीं लगता, ये लोग क्या सोचेंगे। लेकिन हमने जिद ज़्यादा की तो फुप्पो को अंदाज़ा हो गया कि ये दोनों चैन से नहीं बैठेंगी, इसलिए फुप्पो इस बात पर मान गईं। फुप्पो वहीं रुक गईं और उज़्मा के फादर ने हमें रिक्शे में बिठाकर घर भेज दिया क्योंकि वो भी समझ चुके थे कि हम वहाँ बोर हो रहे हैं। उन्होंने हमें बता दिया था कि हमें घर वापस आते आते देर हो सकती है, लिहाजा घर को अच्छी तरह लॉक रखना और कोई भी दरवाजे पर आए तो पूछे बगैर दरवाज़ा मत खोलना। मैं और उज़्मा जब घर पहुंचे तो हमने सुकून का सांस लिया क्योंकि हम दोनों की नेचर ऐसी है कि हम लोगों की भीड़ से दूर भागते हैं और जब अकेले होते हैं तब अच्छा वक्त गुजार लेते हैं। घर पहुंचने के बाद हम दोनों ने ईशा की नमाज पढ़ी और घर के छोटे मोटे काम समेटते समेटते रात के 11 बज गए। हम कामों से फ्री होकर बैठे ही थे कि मेरी फुप्पो की कॉल आ गई। वो कॉल इसलिए कर रही थी क्योंकि वो बताना चाहती थी कि वो लोग सहरी के बाद आएंगे क्योंकि वहाँ पर काम बहुत ज़्यादा हैं और अंकल आंटी इसरार कर रहे हैं कि सहरी किए बगैर आप लोग नहीं जाएंगे, इसलिए तुम दोनों मिलकर अपनी सहरी बना लेना। हम लोग सहरी करते साथ ही निकल आएंगे और फजर घर पहुंचकर पढ़ेंगे। उनकी इस कॉल के बाद हमने सहरी का सामान चेक किया कि अगर किसी चीज़ की कमी है तो किसी को भेजकर अभी मंगवा लेते हैं, लेकिन सहरी का सारा सामान पूरा था। हम दोनों मुतमईन थे कि अब आराम से बैठकर बातें करेंगे और जब सहरी का वक्त होगा तो मिलकर सहरी बनाएंगे। उसी वक्त मुझे अचानक याद आ गया कि आज मैंने कुरान मजीद नहीं पढ़ा जो मैं रोज़ाना पढ़ती आ रही थी। मैंने उज़्मा से कहा कि मुझे बस कुछ वक्त दो, मैं कुरान मजीद पढ़ लूँ, फिर बैठकर बातें करते हैं। उज़्मा तब किचन में थी। उसने मुझसे कहा कि ठीक है, तुम सुकून से कुरान मजीद पढ़ो, मैं तब तक बाकी काम ख़त्म कर लेती हूँ। मैं कुरान मजीद पढ़ने बैठी ही थी कि अचानक हमारे घर की बेल हुई। उज़्मा दरवाजे की तरफ बढ़ ही रही थी कि वो बेल दोबारा हुई और इस बार तो ऐसे हुई जैसे किसी ने बेल पर हाथ रख दिया हो। उज़्मा ने जब दरवाज़ा खोला तो सामने उज़्मा की दोस्त नायमा थी और नायमा दरवाजे पर मुसलसल रोए जा रही थी। उसने रोते हुए बताया कि उसकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनने की देर थी, उज़्मा नायमा के साथ फौरन उसके घर चली गई। वो लोग ठीक साथ वाले घर में रहते थे और नायमा के फादर का नायमा के बचपन में ही इंतकाल हो गया था। नायमा सिर्फ अपनी वालदा और भाई के साथ रहती थी। 5 मिनट गुजरने के बाद फिर से घर की बेल हुई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो उज़्मा बताने आई थी कि आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं नायमा के साथ हॉस्पिटल तक जा रही हूँ, तुम दरवाज़ा अच्छी तरह बंद रखना। उज़्मा तब बहुत जल्दी में थी, इसलिए मुझे उसे कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला, वरना मैं भी उसके साथ जाना चाहती थी। मैंने दरवाज़ा अच्छी तरह लॉक कर दिया और कुरान मजीद पढ़ने बैठ गई। कुरान मजीद पढ़ने के बाद मैं बेड के साथ टेक लगाकर इंतज़ार करने लगी कि उज़्मा कब वापस आएगी। फिर अचानक ख्याल आया कि उसे कॉल ही कर लेती हूँ। जब मैंने उज़्मा को कॉल की तो उसने बताया कि वो हॉस्पिटल ही हैं। आंटी की तबीयत अब काफ़ी बेहतर है, उन्हें ड्रिप लगी हुई है, जैसे ही वो ख़त्म होगी तो हम घर वापस आ जाएंगे। और साथ में ये भी बताया कि वो अकेले नहीं हैं, नायमा के चाचू और भाई उनके साथ हैं। उनकी ये कॉल सुनने के बाद मुझे भी तसल्ली हो गई और मैं उस जगह बैठी बैठी कब सो गई मुझे कुछ पता नहीं चला। मैं गहरी नींद सो रही थी जब मैंने महसूस किया कि मेरे चेहरे पर कोई हाथ फेर रहा है। तब उस कमरे में कोई था जो मेरे साथ खड़े होकर मेरे चेहरे पर हाथ फेर रहा था। वो एक अजीब सा हाथ था जो काफी खुरदरा था। मालूम होता था जैसे कोई बहुत सख्त हाथ है, बिल्कुल मजदूर के हाथ की तरह। मैं बहुत गहरी नींद में थी और मेरे से उठकर देखा भी नहीं जा रहा था कि ये कौन कर रहा है। एक वक्त तो ऐसा लगा जैसे उज़्मा मुझे जगाने के लिए ये सब कर रही है,
लेकिन फिर अचानक मुझे किसी चीज़ ने मजबूती से पकड़कर जोर से हिलाया और कहा कि उठ जाओ, सहरी का वक्त हो चुका है। वो जो कोई भी था उसने मुझे इतना जोर से हिलाया था कि मैं फौरन उठकर बैठ गई थी। जब मैं उठकर बैठी तब मैंने देखा कि मेरे कमरे से कोई औरत बाहर लाउंज की तरफ गई है। उसको देखने के बाद मैं समझी कि मेरी फूफो हैं, क्योंकि वो आवाज़ भी बिल्कुल मेरी फूफो की आवाज़ जैसी थी, जिसने मुझे कहा था कि उठ जाओ, सहरी का वक्त हो चुका है। मैं उठकर बैठी ही थी कि मुझे अचानक याद आया कि मैं तो घर पर अकेली हूँ। इसके बाद खौफ से जो मेरी हालत हुई वो मैं बता भी नहीं सकती। मैं खामोशी से अपने बिस्तर पर बैठी रही और अपनी जगह से हिली भी नहीं। उस वक्त कुरान मजीद की जो जो सूरतें मुझे याद थीं उनको मैं बार बार पढ़ रही थी। मेरे दिल में बहुत अजीबो गरीब ख्याल आ रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे वो औरत फिर से कमरे में आ जाएगी। ये सब चीजें सोचकर मैं काफी खौफजदा थी। कुछ देर गुजरने के बाद घर की बेल होने लगी। मैं इस कदर डर चुकी थी कि मुझ में दरवाजे पर जाने की भी हिम्मत नहीं थी। जब मैंने अपना फोन देखा तो मेरे नंबर पर उज़मा की कॉल आ रही थी। जब मैंने कॉल रिसीव की तो उसने बताया कि हम दरवाजे पर हैं, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरे फूफा फूफी और उज़मा खड़े थे। असल में फूफो लोग भी हॉस्पिटल चले गए थे और वापसी पर सब एक साथ वापस आए थे। जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्हें फौरन पता चल गया कि इसके साथ कुछ हुआ है, क्योंकि तब मेरा रंग पीला पड़ चुका था और वो सब मुझे देखकर परेशान हो गए थे। उन्होंने मुझे पानी वगैरह पिलाया। जब मैं नॉर्मल हुई तो मैंने उन्हें सारा किस्सा सुनाया। उस रात जो कुछ हुआ मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी में ये सब भी देखूंगी। मुझे फूफो के घर के बारे में पहले से मालूम था, लेकिन इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैं वहाँ इतना खौफनाक मंजर देखूंगी। उस वक्त मेरी क्या कैफियत थी कोई इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकता। 15 साल गुजर जाने के बाद भी आज भी मैं उस खौफनाक हाथ को महसूस कर सकती हूँ और यकीन माने जब भी ये मंजर याद आता है मैं फौरन कांप उठती हूँ। ये मेरा वाकया था, इसे एपिसोड में ज़रूर शामिल कीजिएगा। मैं आमना का दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और अपना वाकया हम तक पहुँचाया। इंशाल्लाह मैं ईद के बाद एपिसोड की लेंथ भी बढ़ा दूंगा और वीक में कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एपिसोड्स आप सब तक पहुंचाऊं। मैं रमज़ान की मसरूफियत की वजह से एपिसोड अपलोड नहीं कर पाया। बहुत से वाक़यात ऐसे हैं जो अभी तक पेंडिंग पर हैं। मैं इंशाल्लाह ईद के बाद अपना ये शेड्यूल चेंज करूँगा। मैं आप सबके कमेंट्स को पढ़ता हूँ और मुझे आप सबकी सपोर्ट देखकर बहुत खुशी होती है। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें क्योंकि मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। रमज़ान के इस बाबरकत महीने में मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा ये कि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाएगा और मेरी हर एपिसोड आप सब तक आसानी से पहुंच पाएगी। आप सब नीचे दिए गए नंबर पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। जल्द ही नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँगा। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।